आज हम एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है बाय एसेट्स एंड द वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,33,000 करोड़ है। और बात करने के दो तीन अहम रीजन है। सबसे पहले, एचडीएफसी बैंक का Q1 FY26 का रिजल्ट आउट रहा। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, द पैट rise almost by 12% year on year basis, and company has declared a special dividend. Also, the net interest income is up by 5%, and company has also made provision for bonus issue of 1:1. But do you really know कि HDFC Bank Limited के fundamentals कुछ और भी interesting story बताते हैं। हर कोई आज कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है, बट व्हाट अबाउट द फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स? डू यू नो कि कंपनी के फाइनेंसिंग प्रॉफिट में काफी सारा उतार चढ़ाव चल रहा है? इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डीप डाइव इन दिस स्टॉक एनालिसिस, do continue with me till the end of this video. So let's get started. First with the technical and second with the fundamental, और vice versa. Okay. So HDFC बैंक लिमिटेड के बारे में बात करते हैं, तो आज इस स्टॉक की कीमत 2,000 रुपए है। कंपनी के स्टॉक की बुक वैल्यू 682 रुपीज है, और एक डिसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो कि 7.51 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 14.4% है। थोड़ा और डीप डाइव करते हैं इस कंपनी के बारे में। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का रेवेन्यू है। So the revenue has been March 22, 23, 24 and 25 के नंबर्स देखते हैं। प्राइमा फेसिया आपको रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ दिखेगी, और जो कि है 128, 135, 170, 283, 336 and 342। दिस इज द ट्रेलिंग टिल डेट, राइट? अभी तक का रेवेन्यू कंपनी का बहुत पॉजिटिव है, सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहा है, और भाई करना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट, सॉरी, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, लार्जेस्ट वन। नाउ, but an interesting number here is the financing profit, followed by the profit before taxes and profit after taxes. So let's understand this. Company के financing profit year on year basis मार्च 22 के बाद में, 23 के बाद में नेगेटिव हो गए हैं, और ये नंबर यहाँ थमा नहीं है बल्कि बड़ा है टिल डेट के नंबर से अगर देखें तो। Now, if you're taking decision on the basis of this news element, डेफिनेटली आपका डिसीजन, आपकी एनालिसिस गलत हो सकती है, एंड दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू डिकोड द फंडामेंटल्स। फाइनेंसिंग प्रॉफिट बताते हैं कि कोर बिजनेस ऑपरेशन से कंपनी लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस फ्रॉम लास्ट 2 years जनरेट कर रही है। However, अगर आप कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस को देखेंगे, सरप्राइजिंगली दिस नंबर इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव फिगर्स, दैट इज 76,000, 96,000 and 94,000 till date. Now, what happened? The big एलिमेंट हियर इज अदर इनकम। कंपनी की अदर इनकम का प्रपोर्शन ग्रोथ अगर आप यहाँ देखें, 33,000 से 1,24,000, 134,000 and 144,000, all these numbers are in crores, right? So this is a big element to be observed, to be understood कि क्या हो गया ऐसा कि कंपनी की कोर बिजनेस ऑपरेशन से तो आप नेगेटिव फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हो, और आज आपका नेट प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया है पॉजिटिवली बिकॉज ऑफ दिस अदर इनकम। वेयर इज द फोकस ऑफ दिस बैंक? नेक्स्ट एलिमेंट इज when you talk about the net profit, yes, the net profit has been grown significantly year on year basis because company का other income का contribution higher है in the profit and loss statement. अब कंपनी की ईपीएस की बात करें तो अर्निंग पर शेयर ईयर ऑन ईयर बेसिस पॉजिटिव है, ग्रो कर रही है फ्रॉम 82 to 84 to 92. So now it will be reaching the level of, now the dividend payout ratio क्या बताता है? कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है और अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखने की कोशिश लगाए रखी है। तो 23 to 24% का ऑन एन एवरेज कंपनी डिविडेंड पे आउट कर रही है, मतलब शेयर होल्डर्स यहाँ पर खुश दिखते हैं। अगर एक साथ
में इस स्टॉक प्राइस में ग्रोथ देखी जाए तो 24% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर रिटर्न यहाँ पर कंपनी ने दिया। नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। इंटरेस्टिंगली बैलेंस शीट के अंदर यू विल फाइंड दैट रिजर्व्स आर इंक्रीजिंग व्हिच इज द पोर्शन ऑफ इक्विटी सिग्निफिकेंटली ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड यहाँ पर भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन अदर इनकम का है इस रिजर्व्स को बढ़ाने में। But you can't deny the fact that the company has huge amount of liabilities in the form of borrowings and deposits, which has been increased significantly year on year basis. एक बहुत क्लियरली आप ये देख सकते हैं कि लास्ट 5 years के अगर हम लीवरेज को देखें, बोरिंग्स को देखें, डिपॉजिट्स को देखें, तो ये लायबिलिटी ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है और इसके अगेंस्ट में कंपनी ने काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। मतलब कंपनी लीवरेज का बहुत ही माइंडफुल तरीके से यूज कर रही है, एंड यू कांट इग्नोर द फैक्ट दैट द डेट इक्विटी रेशियो इज 6.41 टाइम्स। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीन मेजर एक्टिविटीज: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज मार्च 24-25 में आप एक वेरिएशन देख सकते हैं, और यहाँ पर कंपनी ने बहुत ही शार्प रिकवरी करी है 24 से 25 तक की जर्नी में। और साथ में यू कांट इग्नोर द फैक्ट दैट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी in March 2025 is negative 1,02,000. Any guess why? Let me tell you. This is because the company know it very well now that the company has to play significantly mindfully when it comes to taking care of the borrowings part, right? So company ने यहाँ अपना फोकस लगा दिया अपनी borrowings को कम करने में, रीपेमेंट ऑफ borrowings करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी को पता चल रहा था कि इंटरेस्ट कॉस्ट उन्हें मार्जिन पे डेफिनेटली इम्पैक्ट करने वाला है। अगर हम इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो इन्वेस्टर्स बताते हैं एफआईआईज और डीआईआईज ने अच्छा खासा यहाँ पर इन्वेस्टिंग कर रखा है। 48 to 35% का डीआईआईज का इन्वेस्टमेंट है। मतलब कंप्लीट भागदौड़ बड़े लोगों के हाथ में है। एफआईज एंड डीआईआईज प्रमोट 0% शेयर होल्डिंग, और with this the public is holding around 15 to 16% on an average। ये एनालिसिस करके तो हमें समझ में आ गया कि कंपनी के फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स में एक करेक्शन नजर आ रहा है, और वो करेक्शन को पॉजिटिव अगर कन्वर्ट कर दिया जाए बाय सिग्निफिकेंट बिजनेस ऑपरेशन, जिससे कंपनी अपना रेवेन्यू बढ़ाए, अपने एक्सपेंसेस को कम करे, तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली कंपनी का एक मेजर फोकस सोर्स ऑफ इनकम यहाँ अदर इनकम से आ रहा है, जो बता रहा है एग्जैक्टली कि नॉन कोर बिजनेस ऑपरेशन से भी कंपनी अच्छा खासा मुनाफा जनरेट कर रही है। तो अगर इन चीजों को बैलेंस किया जाएगा तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो यहाँ पर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है। लेट्स गेट इनटू द टेक्निकल्स फॉर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। सबसे पहले हम समझते हैं इस स्टॉक का बिहेवियर क्या है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो वी हैव द नंबर्स फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स। लास्ट 5 years में देखें तो ये चार्ट काफी क्लियरली बता रहा है कि बायर सेलर्स की फाइट चलती रही और फाइनली आप देख सकते हैं कि आज की तारीख में कंपनी का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 2000 के लेवल पे से पहुंच चुका है 21 जुलाई 2025 के लिए। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर देखें तो वही हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में बाइंग और सेलिंग हुई है। कोई परफेक्ट डिमांड जोन हम नियर बाय नहीं देख सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज काफी सारे यहाँ पर बेस कैंडल्स बने हुए हैं। चलिए क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो शायद थोड़ी क्लैरिटी बने। अब क्या लॉजिक है किसी भी स्टॉक को बड़े टाइम फ्रेम पर देखने का? हमें समझ में आता है कि हम कितना कॉन्फिडेंटली उस स्टॉक में पोजीशन ले सकते हैं, या उस स्टॉक में किस तरह की बाइंग और सेलिंग चल रही है व्हेन इट कम्स टू द टेक्निकल पार्ट। अब आप देखेंगे लास्ट 4 क्वार्टर से यहाँ पर काफी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में बाइंग और सेलिंग चलती रही। मतलब बेस कैंडल्स बने हैं, और रीसेंट जो आपका क्वार्टर को क्लोज हुआ है उसमें एक शार्प लेग आउट बनी है, शार्प बाइंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, और ये रिजल्ट आपके सामने है। अगर हम एक इन्वेस्टर हैं तो क्या हमें करंट मार्केट प्राइस से बाय करना चाहिए?
अगर आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं तो भी मैं करंट मार्केट प्राइस पे कभी भी बाय करने के लिए कहीं से भी कोई सजेशंस नहीं देती हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का ये है कि आप किसी भी स्टॉक में चाहे कोई भी पोजीशन ले, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, उस स्टॉक की अंडरस्टैंडिंग ले, ना सिर्फ फंडामेंटल बट टेक्निकल्स ऑल्सो। तो ये टेक्निकल चार्ट बहुत क्लियरली बता रहा है कि लास्ट 3 क्वार्टर से यहाँ पर बायर सेलर की फाइट हुई और अल्टीमेटली यहाँ पर बायर्स जीते और प्राइस को इतना अप लेके गए। अब अगर मैं बायर होना चाहूँ तो या करंट मार्केट प्राइस में मुझे बाय करना चाहिए। एज पर द स्टडी, एज पर द रिसर्च, नेवर एडवाइजेबल टू बाय एट द करंट मार्केट प्राइस। तो कहाँ बाय करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू स्टडीज, आपको किसी भी स्टॉक का प्रॉपर डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। अब डिमांड जोन कहाँ आइडेंटिफाई होता है? जहां पर आपको लेग इन कैंडल मिले, आपको एक बेस कैंडल मिले, दो बेस कैंडल मिले, तीन मिले और एक लेग आउट कैंडल मिले। जब ऐसे फॉर्मेशन होते हैं तो बताते हैं कि अल्टीमेटली यहां पर सेलर्स की फाइट हुई जो प्राइस को यहाँ के लेवल से यहां तक लेके गए, राइट? यहाँ के लेवल से यहां तक लेके गए, क्लोज टू हुआ स्टॉक इस लेवल तक, बट अगले दिन वापस यहाँ पर ओपन हुआ, मतलब बायर सेलर की फाइट चली और वो प्राइस को यहाँ के लेवल लेके गए। फिर अल्टीमेटली ये लेगिन कैंडल बनी और एक बेस कैंडल यहाँ पर बनी। अगर आप पूरी रैली के अंदर कोई डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पैटर्न यहाँ पर भी दिखेगा, जहां पर तीन बेस कैंडल है और एक ही लेग इन कैंडल है और ये एक लेग आउट कैंडल है जिसने पिछली सभी कैंडल्स के अबव क्लोजिंग दी है। मतलब यहाँ पे एक जोन हमें आइडेंटिफाई होता है, राइट? और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक जोन हमें यहाँ आइडेंटिफाई होता है इस लेवल पर। तो ये बहुत क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पर दो जगह पर उस स्टॉक के सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर हो। वीकली लेवल पर देखें, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम स्टडी करते हैं तो बहुत क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक में एक रिवर्सल आया है प्राइस मूवमेंट को लेकर और इस डिमांड जोन ने, लेकिन बेस और दो लेगआउट ने वाकई में इस प्राइस को अपने हायर लेवल पर पहुंचाया है। तो ट्रेंड इस स्टॉक में आज की तारीख में पॉजिटिव है ऑन अ मंथली बेसिस। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम चेक करते हैं तो हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से कहीं प्राइस का ओरिजिन हुआ है अपसाइड मूवमेंट को जाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं अगर ओरिजिन कुछ यहाँ के लेवल्स पे है या ओरिजिन यहाँ के लेवल्स पे है तो 2000 का करंट मार्केट प्राइस एक स्टॉक के स्टेटस को बता रहा है, ना कि आपको बाइंग करने के लिए प्रमोट कर रहा है। Okay, so I hope that this understanding with regard to HDFC Bank is like very interesting for you. And let me know if you're planning to buy or invest in HDFC Bank, कौन सा लेवल प्लान कर रहे हैं और क्यों प्लान कर रहे हैं, on the basis of your research, on the basis of your analysis, right? And I'll see you in the next video coming soon. Bye bye.